Hello students, तो बेटे टुडे इज लेक्चर नंबर 25 ऑफ मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे हम टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। तो बेटे आज ये स्ट्रेट लाइंस का लास्ट ही कंसेप्ट होगा, लास्ट ही टॉपिक होगा, मतलब लेक्चर होगा। उसके बाद लेक्चर 26 जो है वो पी वाई क्यूज का आएगा। तो फिर हमारा ये चैप्टर पूरे का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा जी। अब कहता है इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज दिस देन फाइंड सी। तो ये देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है और उसकी हमें एक इक्वेशन दे रखी है। जब आपको एक इक्वेशन दे रखी हो ना तो आपने क्या करना है, इसमें से y निकालो। तो y क्या बनेगा, -3x/4। अब इसके y की वैल्यू इसमें डाल, क्या बनेगा, 6x² -x इंटू -3x/4 प्लस 4c। और ये -3x/4 का स्केयर, -3x/4 का स्केयर बन जाएगा और इसको इक्वल 0। तो मतलब जो y की वैल्यू आएगी ना वो डाल देनी है अपने क्वेश्चन में। और एक्स स्केयर कॉमन हो जाएगा बेटे, ये देखो 6x², ये बन गया 3x²/4, ये बन गया 4c, ये 9x² बाई 16 हो जाएगा। इसको 0 कर दो, बस इसको सोल्व करके सी निकाल लो। इसको सोल्व करके हम सी निकाल लेंगे। तो ये बन गया बेटे, इधर रह जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा। तो ये बचेगा 9c बाई, बेटे एक्स स्केयर को मतलब काट दिया हमने, वो 0 में चला गया। तो इधर 9/4, 9c/4 बच गया, ये बच गया 24 और 3 27/4। तो 4 से 4 भी कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -3। ओके, तो ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं, ये देखो। तो सी -3 ऑप्शन में है, चेक करें, है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो हमारी करेक्ट ऑप्शन आएगी वो कौन सी आ जाएगी, डी। तो बेटे इसी का आज के लेक्चर में ना एक एंड में हम एक नया टॉपिक करेंगे, तो सारा ही सुनना बच्चे। अब कहता है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। अब ये देख, एक हमें लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक हमें लाइन दे रखी है x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया x0 एंड y0। अब अगर ये प्लॉटेबल है तो x0 इधर होता है, ये y0 होता है। और x प्लस वाई इक्वल टू 1 को अगर हमने ड्रा करना हो तो हम ऐसे बॉक्स लगा के, एक बार x एक बार y, x को 0 करोगे y1, y को 0 करोगे x1, तो ये आ जाएगा, ये 1 0 और 0 1 बन जाएगा। तो ये बन गया बेटे 1 0 0 1 बन गया। तो ये देखो, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गई। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल तो जहां पे बन रहा है, तो रीजन इज द ऑर्थो सेंटर। तो जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल आए तो ऑर्थो सेंटर वही होता है जहां पे राइट एंगल बन रहा है। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये तो आपको आता है, ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आ गया। जब भी दो पैरेलल लाइंस आए ना, पहले इसको एग्जैक्ट कर लिया करो। 2x माइनस वाई प्लस 5 = 0। इसको करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस वाई प्लस 7 = 0। दोनों लाइंस को सही करके फिर डिस्टेंस का मामला होता है, दो मोड ऑफ कांस्टेंट को माइनस करो अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये ऊपर बन गया 2, नीचे बन गया √5। सी आंसर आ गया जी। अब ये देखो, कहता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। अब बेटे इसको देखो, दो तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हम पहले ये प्रूव करें कि ये ट्रायंगल, चेक करें कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं है। अगर राइट एंगल होगी तो हम इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसका इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका इससे डिस्टेंस कितना निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 + 9, 81 का √9। तो डिस्टेंस सेम नहीं ना आ रही, इट मीन ये आंसर नहीं हो सकता। अब इससे निकालो डिस्टेंस, 3 - 3 0, 7 - 2 9 हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का √9 आ गया। इससे मैं सारे डिस्टेंस निकालूंगा।
ये 0 और ये भी 0, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर 5 7 भी नहीं होगा। अब इसका इसका चेक करो, 4 5/2, 3 - 4 1, 7 - 5/2 14 - 9/2 81/4, 85/4 आ रहा है। अब इसका निकालो, 3 - 4 1, 5/2 प्लस 9 हो जाएगा ना, हाँ, 9/2 81/4, इसका भी डिस्टेंस सेम आ रहा है बी और डी के बीच में। अब सी और डी के बीच में डिस्टेंस निकालो, वो भी सेम आएगा जी, 1 + 9/2 81/4, तो यही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के ना तरीके तीन हैं, दो तरीके हैं, जहां तो आप जो आंसर है उससे डिस्टेंस निकालो और वो सेम आ जाए, जिस पॉइंट से सेम आएंगे वही सर्कम सेंटर होगा। तो जहां आप ये प्रूव करो कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, पता नहीं अब राइट एंगल होगी कि नहीं होगी, तो आई कैन से दिस विल बी द बेस्ट वे। आप डिस्टेंस फटाफट से निकाल के चेक करते जाओ। अब कहता है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल निकालो। अब देखो ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो अभी हमने पढ़ा, इस तरह का भी क्वेश्चन कराया भी है, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, ए बी और सी। तो ये हमारा 1 2 है, बी हमारा -2 2 है, और सी हमारा 1 5 है। पहले आप बीसी की स्लोप निकालो। बीसी की जो स्लोप होगी वो होगी 5 - 2/1 + 2, कितनी बन गई, 3/3, 1 आ गई। तो जो एडी है वो परपेंडिकुलर है, तो एडी की स्लोप निकालो, वो -1 होगी। अब इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 स्लोप x - x1। तो y - 2 -1 x - 1, तो y - 2 -x + 1, तो x + y -3 = 0। अब देखो बेटे, जैसे मैंने एडी की स्लोप निकाली, फिर आप बीई की सारा कुछ, एडी की इक्वेशन निकाली, फिर बीई की निकालोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका एच पॉइंट आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये ऑप्शंस डाल के देखो, 1 - 2 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -2 - 2 नहीं कर रहा, 1 - 5 भी नहीं कर रहा, 0 - 3 भी नहीं कर रहा, 0 - 3 भी कर रहा है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन हो सकती थी, फिर हमें बीई की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो अगर एक ही होती तो फिर हमारा आंसर यही होता। अब स्लोप आप निकालो एसी की, तो एसी की जब स्लोप निकालेंगे तो वो बनेगी 5 - 2/1 - 1, 3/0। तो जो बीई की स्लोप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फिर रिवर्स करेंगे, 0/3 -0, तो मतलब 0 ही होगी। अब इक्वेशन क्या आएगी बीई की, y - 2 0 x + 2, तो y - 2 = 0, मतलब y = 2। अब ये जो y = 2 आया वो इसमें डालो, तो y2 आ गया ना, तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर वही यही होगी, क्योंकि जहाँ पे तो y3 है। अदरवाइज आप y की वैल्यू इसमें डालते और x निकाल देते, तो x + y की वैल्यू निकाल दी, 2 - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो एक ही क्वेश्चन को करने के आपके सामने देखो कितने कितने टेक्निक्स आ गई अब। आगे बेटे क्वेश्चन कहता है मिड पॉइंट्स आर गिवन देन द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ये देखो, ये हमें ए बी और सी है, और ये उसका मिड पॉइंट है, मान लो डी, ये ई और जी एफ, और हमने ए बी सी का सेंट्रोइड निकालना है, तो डी ई एफ अपने आप एक ट्रायंगल बन रही है। तो हमने पढ़ा था, ये मैंने कहीं ना कहीं शॉर्टकट में बोला है, अगर जो ए बी सी है और जो डी ई एफ है, उन दोनों का सेंट्रोइड सेम होता है, अगर डी ई एफ थ्रू मिड पॉइंट्स बने, इट मीन आप इन्हीं का सेंट्रोइड निकालोगे। अब आप एबीसी का नहीं निकालोगे, इन्हीं का सेंट्रोइड निकालो। सेंट्रोइड कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3, तो बन गया 8 - 4 4/3, ये बन गया -3, 4/3 एंड -3, बी विल बी द ऑप्शन। अगला बेटे क्वेश्चन कहता है ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड और दिस एंड दिस देन द सर्कम सेंटर। तो बेटे एक भी टेक्निक याद रखना,
जो बेटे ऑर्थो सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है और सेंट्रोइड होते हैं ना, वो एक ही लाइन में लाई करते हैं। ये भी मैंने 19th लेक्चर या 20th लेक्चर में बताया होगा आपको। ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड जो है वो एक ही लाइन में लाई करते हैं, और जो सेंट्रोइड होता है ना, वो बीच में होता है। लेफ्ट पे आप हमेशा ऑर्थो सेंटर लिखना, और राइट साइड पे हमेशा सरकम सेंटर लिखना। तो ये याद रखना, ठीक। और ये हमेशा रेशो जो होती है ना, वो 2:1 होती है हमेशा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर लाइज ऑन द सेम लाइन एंड दे डिवाइड इट इन द रेशो 2:1। अब आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है, अब आपको सेंट्रोइड दे रखा है, और सरकम सेंटर निकालना, तो उसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो यूज द सेक्शन फॉर्मूला। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2α - 3 डिवाइड बाई 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3, एंड 2β + 5 डिवाइडेड बाई 3 विल आल्सो बी इक्वल टू 3। तो जो इसका आएगी वैल्यू 2α, इधर 1 से मल्टीप्लाई करके वो 3 के इक्वल होंगे। तो 2α विल बी इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 6। तो अल्फा की वैल्यू बेटे 9/2 आ जाएगी। तो फिर गलत क्यों हो रहा है? तो देखो, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड -3 5 एंड 3 3 हमें गिवन है, सरकम सेंटर में ढूंढना है। तो 2α - 3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल टू 3। 2β + 5 डिवाइडेड बाई दिस। तो हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, क्वेश्चन 2 है। जहाँ पे अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, जहाँ पे 9 आना था ना, 3 3 जा 9, तो 9 + 3 12, 12/2 6 हो जाना था। और इधर 2β + 5 विल बी इक्वल टू 9। तो 2β इज इक्वल टू 4, तो β 2 हो जाना था। तो 6,2, तो 6,2 ऑप्शन में है हमारे पास। 6,2। तो बेटे जब भी आपको कभी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर दिया होगा ना, तो आप हमेशा जी कंसेप्ट लगाना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर। ओके, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे सेम एक जैसे ही हैं। ये सारे एक जैसे ही हैं। तो ये 19 हम करेंगे। तो सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर दे रखा है, मैंने अभी बताया, जहाँ पे सेंट्रॉयड लिखना, जहाँ पे सरकम सेंटर लिखना, और जहाँ पे ऑर्थो सेंटर लिखना। अब ऑर्थो सेंटर ढूंढना, तो इसको अल्फा बीटा मानेंगे। सेंट्रॉयड बीच में आएगा, ये 3 3, सरकम सेंटर 6,2, और ये रेशो हमेशा 2:1। और इस, अब ये क्या बनेगा? 2 × 6 12 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 3। तो 12 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू, सॉरी नीचे 3 आना था ना। 2 + अल्फा इज इक्वल 9, तो अल्फा की वैल्यू -3 थी। तो -3 वाला जहाँ तो सी है जहाँ डी है। अब बीटा भी निकालना पड़ेगा, तो बनेगा 4, 4 + बीटा डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू फिर 3। 4 + बीटा इज इक्वल टू 9। तो बीटा की वैल्यू 5। तो डी आंसर आ जाएगा। अब ये बेटे सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने बताया, जहां तो हम इसको ये चेक करेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल है, पता नहीं राइट एंगल होगी कि नहीं होगी, ए बी। ज्यादा अच्छा है कि आप डिस्टेंस निकालो। तो 3,7 तो नहीं होगा, क्योंकि सर्कम सेंटर कभी भी सेम वर्टेक्स नहीं होता, सेम पॉइंट नहीं होता। 5 7 भी नहीं होगा, 3 - 2 भी नहीं होगा, फिर यही होगा। ये भी याद रखना, जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो वर्टेक्स से पास करता हुआ एक सर्कल का सेंटर होता है। तो वो कभी भी वर्टेक्स नहीं हो सकता। ये तो हम, इससे हम तो वैसे ही शॉर्टकट हो गया जी।
कितना, तीनों पॉइंट तो वही दे रखे हैं ABC, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइंस इज दिस देन। अब देखो स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस है, तो हमें पहले तो हमें ये पता है कि हम कैसे लिखते हैं, mx - y + c1 = 0। एक से ऐसा कर लो, mx - y + c2 = 0, तो ये तो पैरेलल लाइंस होगी ना। जब उनके एक्स और वाई सेम हो ना, तो वो पैरेलल लाइंस होती है, और उनके बीच में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता है, C1 - C2 अपॉन अंडर एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और डिस्टेंस उसने C1 - C2 ही दे रखा है। इट मीन C1 - C2 से C1 - C2 कट गया। m² + 1 की वैल्यू अंडर ऑफ m² + 1 की वैल्यू तो 1 आ गई। अगर अंडर ऑफ m² + 1 की वैल्यू हमारी 1 आ रही है, तो उससे m निकल सकता है। तो m² + 1 की अगर वैल्यू 1 आ रही है, तो m² कितना हो जाएगा, m² + 1 कितना हो जाएगा, 1। तो m² कितना हो जाएगा, 0। तो m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमें m ही निकालना था, तो 0 इज आंसर। तो बेटे इससे ना कॉन्सेप्ट्स वैसे सारे खत्म हो जाते हैं। अब एक बेटे बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं। मैंने अभी, जब प्रीवियस वीडियो में मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, अब उसी के ऊपर कंटिन्यू थोड़ा सा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। बेटे जो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये कंसेप्ट समझना बेटे, इसके बेस पे ना एक मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ एक दो बार ही आया है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, बेटे जो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट है ना, पहले हमारी केस आएगा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस या रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, और ये हमारा पी पॉइंट है। जहां पे भी आपका पी पॉइंट होगा ना, आपने वहां पे प्लॉट करना है। ठीक है। अब अगर इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो नीचे बनेगी क्या, पी डैश जिसको बोलते हैं, तो इट इज ए परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें देखो, ये डिस्टेंस एक्स होता है, ये डिस्टेंस वाई होता है, ये आपको पता है। अब अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, तो एक्स तो चेंज नहीं होगा ना, एक्स तो एक्स ही रहेगा। और वाई चेंज हो रहा है, तो वाई नीचे गया है, तो वाई नेगेटिव जा रहा है, तो एक्स - -y। तो आपने क्या करना है, चेंज द सिंबल ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट। तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया। फिर आएगा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। सेकंड हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब फिर इसको अगर हम देखें रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस को, ये पॉइंट है हमारा, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस होता है। अब इसकी रिफ्लेक्शन तो इधर आएगी ना, तो देखो वाई तो चेंज नहीं हो रहा, वाई वाला डिस्टेंस तो सेम रहेगा। अगर ये इसको बात करें तो एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स - x हो गया, लेकिन वाई सेम रहा। तो ये हमारी इमेज होगी। आप ना उसको मौके पे ड्रा प्लॉट करके देख सकते हो। थर्ड जो आएगा, वो आएगा रिफ्लेक्शन अबाउट एक्सिस को डू, अबाउट एक्सिस को डू। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से समझते हो वो जल्दी समझ लग जाएगा बेटे। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2 ऑफ पॉइंट -1,3। मान लो जी क्वेश्चन है आपका, ये ये एक्स एक्सिस है, ये इसको ना प्रॉपर ड्रा कर लिया करो। जब आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आप उसको जितना मर्जी फास्ट जा सकते हो। अदरवाइज आप इसको ना प्रॉपर प्लॉट कर लिया, -1 -2 -3, J1 J2 J3। पॉइंट उसने दिया है -1,3, तो जे वाला पॉइंट होगा ना, जे पी हो गया। एक्स इक्वल टू जो है वो जे लाइन होगी।
अब इसकी इमेज जो है नेचुरली अबाउट इसकी है, तो इसकी इमेज तो जो है वो इधर पड़ेगी। दिस विल बी द पी डैश पॉइंट। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई बेटे मैंने। अब ये देखो, ये जो हाइट है वो तो सेम रहेगी, इट मीन वाई कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा। एक्स से शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, ये डिस्टेंस देखो कितना है, जहां से लेके ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस बना, 1 जे और 2 जे, 3 डिस्टेंस बना। तो इट मीन ये 3 डिस्टेंस आगे गया होगा। तो 3 डिस्टेंस आगे गया होगा, तो जहां पे पहले कितना था, 2 था, तो 3 आगे गया होगा, तो कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट 5,3 हो जाएंगे। एक बार फिर सुनो, वाई में तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3। 1 इधर से, 1 इधर से, 2 इधर से, टोटल 3 कर रहा है। तो 3 आगे जाएगा, तो 2 से 3 आगे जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे आंसर आएगा 5,3। अब आगे आएगा आपका रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू ई। तो आप उसको प्लॉट करके कर सकते हैं बेटे। अब जो फोर्थ वन आएगा, जो फोर्थ वन आएगा वो आएगा रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू ई। मान लो मैं कहता हूं फाइंड, रिफ्लेक्शन वर्ड आ जाए या इमेज आ जाए, इमेज ऑफ क्यू 2,1 अबाउट y इक्वल टू -3। सपोज ये आ रहा है। अब देखो 2,1 अगर हम इसको प्लॉट करें ना, अच्छी तरीके से कर लिया करो बेटे, फिर आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। J1, J2 और इधर J-1, J-2, J-3, ऐसे जाएगा नीचे। अब y इक्वल -3 जे लाइन है, और 2,1 हमारा जे पॉइंट हो गया, जे पी पॉइंट है जी, 2,1। अब नेचुरली इसकी जो इमेज बनेगी वो जहां कहीं बनेगी, जहां पे होगी पी डैश की इमेज, जे इसके बिल्कुल ना परपेंडिकुलर है बेटे, जे पी डैश हो गया, जे पी डैश है। अब देखो इसका एक्स तो चेंज नहीं होगा ना, एक्स तो 2 ही रहेगा। अब ये वाई से देखो कितना डिस्टेंस नीचे आया, एक डिस्टेंस जे आया, 3 डिस्टेंस जे आया, इट मीन टोटल कितने डिस्टेंस नीचे गया, 4 डिस्टेंस। तो इससे 4 डिस्टेंस नीचे जाएंगे, इससे 4 नीचे जाएंगे, -3 ऑलरेडी ऑलरेडी था, 3 और नीचे गए, 4 और नीचे गए, तो -7 होगा। ऐसे आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल, ये क्या बन जाएगा भाई, 2,-7। कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं, आप मौके पे फटाफट से बनाओ कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2,-7। इसी तरह से अगर आपका आ जाए अबाउट एक्स इक्वल टू वाई, फिफ्थ जो टाइप आएगी, अबाउट एक्स इक्वल टू वाई। बेटे जो अबाउट एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, एक्स इक्वल टू वाई इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मान लो आपको पॉइंट दे रखा ना एक्स कॉमा वाई, और आपने अबाउट एक्स इक्वल वाई निकालना है, तो इधर जो पी डैश बनेगा वो सीधा याद रख लो वाई को एक्स हो जाता है, एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो। और जो सिक्स वन आएगा ना, ये जो सिक्स वन है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला, अबाउट वाई इक्वल टू -x। ये वाई इक्वल टू -x होता है। और मान लो ये पॉइंट था आपका एक्स कॉमा वाई, तो आपने इसकी इमेज निकाली, तो आपने एक तो वाई और एक्स को इंटरचेंज कर देना है, एक उनके साइन चेंज कर देना है, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। फिर सेवंथ आएगा रोटेशन का। ये भी बेटे कंसेप्ट समझना ध्यान से, ये अब नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे ना उसमें क्वेश्चन आएगा इसका। मान लो आपको कहता है
आपके पास जे कोई पी पॉइंट है, ठीक है, और हमने ये ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ था, फिर हमने इस पी पॉइंट को रोटेट करा के इधर ले गए, रोटेशन कर दी, किस एंगल पे रोटेशन कर दी, थीटा पे। तो आपने ये बताना है कि पी डैश कितना है, पी डैश क्या है। मान लो ये एंगल अल्फा है। सबसे पहले ना आप पता क्या करना, पहले आप ओपी निकालो। ओपी इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से ओपी निकालो, उसको आप बोल देना आर। क्या बोल देना, आर। पी के पॉइंट आपके एक्स वाई होंगे ना, इसको आपने लिख लेना है आर कॉस अल्फा एंड आर साइन अल्फा। आर कॉस अल्फा एंड आर साइन अल्फा। और वाई को डाल देना आप आर साइन अल्फा। आपके पास एक्स और वाई तो होगा, उससे आप कॉस अल्फा और साइन अल्फा निकाल लें। उसके बाद जो पी डैश है ना, वो रोटेट किया गया है, उसका एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा नहीं हो गया, टोटल एंगल थीटा प्लस अल्फा हो गया। जो पी डैश जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, जो पी डैश है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो इधर को गया, इधर को मूव करके, तो उसका एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। तो उसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, वो बनेंगे आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, साथ में एंड आर साथ ही लिख लेते हैं, आर कॉस थीटा प्लस अल्फा एंड आर साइन थीटा प्लस अल्फा। और जहां पे आप फॉर्मूला लगा देना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जहां पे लगा देना साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। तो सारी वैल्यूज आपके पास होंगी। ऐसे क्वेश्चन को निकालना आपने, कॉस थीटा कॉस थीटा, थीटा तो आपको दिया होगा, उससे कॉस थीटा साइन थीटा निकल आएंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा आपने ऊपर से निकाल देना है। तो ये कंसेप्ट याद रखना। और अगर क्लॉकवाइज आ जाए, अदर वाइज क्लॉकवाइज आ जाए, फिर आपने यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा की जगह यूज करना है अल्फा माइनस थीटा। अगर क्लॉकवाइज आ जाएगा तो फिर आपने अल्फा माइनस थीटा यूज करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो थीटा प्लस अल्फा, और अदरवाइज क्लॉकवाइज आएगा तो अल्फा माइनस थीटा। अदरवाइज प्रोसीजर जो है वो सेम रहेगा। मेरे पास अभी क्वेश्चन, चलो मैं दिख रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। सपोज पी पॉइंट है 3,4, और हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया एट एंगल 45 डिग्री। तो फाइंड न्यू पॉइंट। अब देखिए मैं, ये हमारा ओ है, ये हमारा पी पॉइंट है 3, सबसे पहले आपने ना ये ओपी निकाल। ओपी हमारा कितना आएगा, 3 - 0 का स्क्वायर, ओरिजिन है 0 0, 3 - 0 का स्क्वायर 3, और 4 - 0 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। इसको आपने आर मान, तो जो 3 है ना, एक्स का क्वेश्चन, उसको आपने बोलना है आर कोस अल्फा, और जो वाई है ना, उसको आपने बोलना है आर साइन अल्फा। इससे आपका कॉस अल्फा निकल आएगा 3/5 एंड साइन अल्फा निकल आएगा 4/5। ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब उसने बोला इसको रोटेट कर दो एंगल 45 डिग्री, तो ये पी डैश है, और 45 डिग्री पे और रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा अल्फा था, तो ये हमारा थीटा हो गया। तो जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा ना पी डैश, उसकी जो बनेंगे, देखो ओ से पी डैश तक का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना,
अगर ये 5 है तो ओपी डैश भी तो 5 ही रहेगा। तो उसका फॉर्मूला लगाना आपने, कॉस थीटा प्लस अल्फा कोमा आर, आर बेशक आर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो गलती ना लग जाए, आप बेशक आर बाहर निकालो, ये वाला जो आर है ना आप बेशक बाहर निकालो कि बाद में मल्टीप्लाई करवानी। तो क्या लगाओगे आप, आर तो बाहर रख लेते हैं, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसका क्या लगाओगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आर की वैल्यू आपके पास 5 है, कॉस थीटा 45 डिग्री दे रखा ना उसने, थीटा 45 डिग्री हो गया तो वो 1/√2 होता है। कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास 3/5 है। साइन थीटा आपके पास साइन 45 बाई 1/√2 हो जाएगा, साइन अल्फा आपके पास 4/5 है। इधर साइन थीटा आपके पास 45 डिग्री तो 1/√2, कॉस अल्फा आपके पास 3/5 है, कॉस थीटा फिर 1/√2, साइन अल्फा आपके पास 4/5 है। तो ये बन जाएगा बेटे 5, ये 3 - 4 -1/5/2, ये बन गया 3 + 4 7/5/2। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा जी -1/√2 कॉमा 7/2। ये सेम क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट वीडियो में भी कराएंगे, उसमें एग्जैक्ट आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी, जब एग्जाम में आया हुआ है, ये मास्टर कैडर के एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना। तो इससे बेटे आज जो है वो सारा का सारा हमारा जो स्टेट लाइंस है वो हमारा फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अब हम सिर्फ इसके पी वाई क्यूज करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पी वाई क्यूज की आएगी, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे जी। ओके, थैंक यू।